नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम इस वक्त मौजूद हैं 2024 के चुनाव के अभी शुरुआती चरण में ही। एक चरण हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में हम मौजूद हैं। और अगर गुजरात के बाद किसी राज्य में सबसे ज्यादा बीजेपी का शासन रहा है तो वो एमपी है। अगर 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद कहीं से सीटें आई थी 62 यूपी में, तो 28 सीटें मध्य प्रदेश से। क्या एक बार फिर ऐसी परफॉर्मेंस यहां पर दोहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? बात करने के लिए बेहद खास मेहमान मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। भी अभिनंदन है। 28 सीटें आई थी और आप लोग दम भर रहे हैं कि इस बार 29 की 29 देंगे, लेकिन मुकाबला तो इस बार छिंदवाड़ा में भी आपके पास है, राजगढ़ में भी है जहां पर दिग्विजय सिंह है। ये परफॉर्मेंस आप रिपीट कर पाएंगे कैसे? निश्चित कर पाएंगे। मैं आपको इस बारे में कोई शंका नहीं है। पहले चरण के वोटिंग के बाद बता सकता हूं कि जो हमारी 6 लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें छिंदवाड़ा भी हुई है और छिंदवाड़ा के लोगों ने मन बना लिया है कि किसी हालत में भाजपा को जिताना है। और यही कारण है कि आप देखिए सामने वाले के प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लोग नोट बांटते पकड़ाए गए। अगर आप इतना अपना गढ़ है तो आप नोट बांटते कैसे पकड़ाओगे? पुलिस केस बना इसका। ऐसे कई हथकंडे अपनाए गए जो आमतौर पर चुनाव में हमारे भाजपा के प्रत्याशी का चरित्र हनन के प्रयास किए, बाकी नाटक किए। ये वो सब वो करता है जो हारने के कगार पे पहुंचता है। इसलिए मैं तो मान के चलता हूं कि भाजपा के लिए पूरा प्रदेश एक तरह से मोदीमय है। और जिस ढंग से ये खासकर मध्य प्रदेश तो जनसंघ के जमाने से पहली बार जब जनसंघ की कोई विधानसभा जीती थी तो मध्य प्रदेश से जीती थी। पहली बार नगर पालिका कहीं जीती तो मध्य प्रदेश से जीती है। हमारा जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि भाजपा के प्रति जनता की अपार श्रद्धा है, यहाँ के वर्किंग व्यवस्था से, काम की व्यवस्था से। इसीलिए लंबे समय से शासन भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से 29 की 29 लोकसभा हम जीतेंगे। 67.7% के आसपास एमपी में पोलिंग हुई, ठीक ठाक हुई, लेकिन राजस्थान में लगभग 6% गिरा है, बिहार में लगभग 4-5% ऐसे ही गिरा वोटिंग। तो विपक्ष का ये कहना है कि 102 सीटों पर जो पहले फेज की वोटिंग हुई उसके बाद आप लोग दरअसल डर गए हैं। उनका ये आरोप है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद अब बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, वो जो बहुसंख्यक है उनसे संपत्ति लेकर मुसलमानों को दे देगा, मंगलसूत्र तक आ गया है। क्या बीजेपी वाकई डर गई है पहले फेज की वोटिंग के बाद? देखिए, डरने की बात कैसे कह सकते हैं आप बताइए। हमारे मैनिफेस्टो पे उनने कमेंट किए, उनके मैनिफेस्टो में कमजोरी लगेगी तो जो दो मुख्य पार्टी कांग्रेस बीजेपी, स्वाभाविक रूप से उनने केवल तुष्टीकरण की बात की, मुस्लिम समाज को लेकर के उनने अपनी एक ही लाइन रखी है। तो ये तो उनकी गलती है, हम क्या कर सकते हैं। उनको लगता है केवल मुस्लिम समाज से लेकर के वो पूरा देश जीत लेंगे तो कोई बात नहीं, मुबारक उनको। हमारे लिए तो हमने कहा कि सभी वर्ग बराबर है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। आप बताइए, राम मंदिर के मामले में निमंत्रण ठुकरा करके किन्ने हमारे हिंदुओं की भावनाओं का हाथ किया था? अब इसको नहीं बोलेंगे क्या? वो तो जग जाहिर है। आज तक बताइए, सोनिया गांधी जी से लगाकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्यों भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए? ये दर्शन तो उनको करने जाना है ना भाई। 22 को नहीं आए, कोई बात नहीं, बाद में भी टाइम नहीं मिला आपको। तो जब चुनाव आएगा तो ये बात तो हम जनता के बीच में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? ये तो सब उन्हीं की तो मुद्दे हैं। अब मैनिफेस्टो में बोलाते हैं कि हम सर्वे कराएंगे, प्रॉपर्टियां बांटेंगे। अरे भैया, ये तुम कह रहे हो ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। वो अगर मैनिफेस्टो लेकर दे रहे ना, फिर कह रहे आप मुसलमानों को दे देंगे, ये कहाँ लिखा है? यार, और किसको लेने की बात कही? मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, इस देश पे पहली प्रॉपर्टी का अधिकार मुस्लिमों का। अब मनमोहन सिंह जी तो उस समय प्रधानमंत्री थे ना, कांग्रेस की सरकार थी ना, हमारी सरकार थोड़ी थी। ये उनके प्रधानमंत्री लोग, और मनमोहन सिंह जैसे बुद्धिजीवी, कांग्रेस का उस समय का सबसे बड़ा नाम। एक तरह से पीठ पीछे से यूपीए सरकार के चेयरपर्सन कौन थे? सोनिया गांधी जी थी। तो सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह, दोनों की सरकार थी उस समय। वही तो कह रहे हैं, आज तक खंडन करे उस बात का कि हमने गलत किया था। और मुख्यमंत्री जी वो आप अभी भी ये लोगो दूरदर्शन का बदलते हैं तो लोगों पे उनको आपत्ति होती है, भगवा नहीं होना चाहिए। अरे भैया, क्यों नहीं होना चाहिए? भगवा से तुमको ऐसी घृणा क्यों है? आप बताइए, भगवा तो आप अपने तिरंगे में से भगवा निकाल दो, तब आपको जाने हटाओ ना। आप क्यों लगा के बैठे हो आप? पर मुख्यमंत्री जी वो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक और मुसलमान में कोई फर्क है या नहीं है? संसाधनों पर पहला दावा उन्होंने कहा था, नामजद बता रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि नहीं कहा कि पहला हक मुसलमानों का है। और वो यूपीए चेयरपर्सन थी कि नहीं थी सोनिया गांधी जी? आज तक उस बात का खंडन कर रहे हैं क्या? अब जैसे ही पकड़ में आते हैं तो भागते हैं। और आप, जैसे मैंने आपको कहा कि निमंत्रण ठुकराया, लेकिन अयोध्या के भगवान राम तो आज भी मुस्कुरा रहे हैं। आप जाओ ना दर्शन करने। आप क्यों दर्शन करने से बच रहे हो?
इसका मतलब है आपके मन में पाप है, आप केवल एक वर्ग को संभालना चाहते हैं। आप उनको खींच खींच कर अपने टर्फ पे लाते हो, हमारे टर्फ पे राम नहीं लाते मंदिर हैं। पे। नहीं, हम नहीं ला रहे हैं, हम तो उनसे कह रहे हैं, हम तो गए रहे डंके की चोट। मैं अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ दर्शन करने गया हूँ। हमने 22 जनवरी के दिन अपने यहाँ पूरे प्रदेश में एक साथ उसका आनंद लिया रामनवमी का, और हमने कहा कि भगवान राम के लिए जो कारसेवक जिनका बलिदान हुआ है, ये उस मार्ग पर हम पुष्प बिछाएंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, जो भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे। ये हम डंके की चोट बोलते, वो क्यों नहीं करते हैं? इसी कड़ी में आप भी फैसले ले रहे हैं कि आजकल आप अपनी कड़ी छवि के लिए खूब जाने जा रहे हैं। लाउड स्पीकर बंद कर दो धार्मिक स्थलों पर, खुले में मीट नहीं बेच सकते। वही ध्रुवीकरण की ही कड़ियों में आप भी अपनी एक इमेज बना रहे हैं क्या? ये फिर थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। मैं अगर निर्णय करता हूं तो उसमें मैंने कोई ऐसा आदेश निकाला हो कि केवल मस्जिद के बंद करे, तो बताइए। हमने 66,000 माइक निकलवा के रखवाए, तो उसमें सभी प्रकार के धर्मस्थल थे, उसमें कोई हमने किसी की जाति नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा। तो ये समान रूप से अगर फैसले भी नहीं कर पाएगी सरकार, तो फिर काहे के लिए सरकार है? आपने बताइए फूड सेफ्टी कानून किसका है? उसको फूड सेफ्टी के संबंध में क्या निर्णय है? फूड सेफ्टी में खुले में अगर कोई इस टाइप की चीजें बेचेगा तो स्वाभाविक रूप खाने वाले की भी दिक्कत है, बेचने वालों तो जो कर रहा पाप कर ही रहा है। सरकार हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठेगी, सरकार को निर्णय करना ही पड़ेगा, और निर्णय करा सरकार ने। लेकिन सेकंड फेज आते आते पिच थोड़ा तेज तो हो गया है मुख्यमंत्री। हमने नहीं किया सेकंड, उनका क्यों मैनिफेस्टो सेकंड फेज पे आया? नहीं, मैनिफेस्टो तो पहले ही आया था, मुस्लिम लीग कह रहे थे, लेकिन अब आप लोग पहुंच गए हैं कि ये मंगल सूत्र लेकर दे देंगे। कैसे? ऐसे दोनों बातें स्पष्ट, आप इसको इस ढंग से समझिएगा कि मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया। अब उस समय तो जनसंघ भी नहीं था, भाजपा भी नहीं थी, हमने तो कोई बात ही नहीं करी थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा था आजादी की लड़ाई लड़ने में हमारा योगदान है। तो देश के बंटवारे में किसका योगदान है बताया? कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान मांगा, कांग्रेस ने क्यों सरेंडर कर दिया? अंग्रेज जो नहीं कर पाए वो कांग्रेस के समय पाप हुआ है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो मुस्लिम लीग ने बीज बोए, उन्हीं बात को वापस कांग्रेस नए सिरे से बढ़ के आगे बढ़ रही है। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस ढंग से बात कही कि हम जो मैनिफेस्टो में कहा कि अल्पसंख्यकों को हम ये लाभ देंगे, वो लाभ देंगे। तो आप ये इस दृष्टिकोण से अगर आप आओगे, आपको हम तो केवल कांच दिखा रहे हैं, उनका जो असलियत है वो सामने आ रही है। आप हमको वो भी मत करने दो, ये तो गजब हो जाएगा। ये उज्जैन की आवाज बहुत प्रखर होकर आपके अंदर से बोलती है क्या मुख्यमंत्री जी? वहीं के आप हैं, वहीं के विधायक हैं इतने ज्यादा से। नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश का हूँ इस नाते से, लेकिन मूल तो हमारा जहाँ का है वहीं से बात तो आएगी सही, लेकिन अकेले वहां से नहीं। कुल मिलाकर के जो हमारी विचार की लड़ाई है, इस विचार की लड़ाई में लोकतंत्र में हमको अपने प्लेटफॉर्म पे बात करने का अधिकार है। क्या है ये विचारधारा जिसकी लड़ाई है? क्या इस विचारधारा में अल्पसंख्यकों के लिए जगह नहीं है? आप इसका दूसरे ढंग से देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिएगा, पाकिस्तान गलती करता तो पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकाना पड़ती सर्जिकल स्ट्राइक करके। और बेगम हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश की अगर रक्षाबंधन पे राखी भेजती है, प्रधानमंत्री जी साड़ी भेजते हैं। ये हमारी नीति है। हमको धर्म के आधार को देश को नहीं देख रहे हैं। हमने अभी आप इसका उल्टा देखिए, 3 तलाक के मसले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों फैसला कराया? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था ना, कांग्रेस ने तो उस निर्णय को बदला था। हमने तो कांग्रेस की उस समय बड़ी 415 की बहुत बम्पर मेजोरिटी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू नहीं कर पाने में सरकार हमारा फेल हुई राजीव गांधी जी की। तो उस फैसले को 35 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला कराया कि मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अगर खराब होती है, उनको परेशानी आती है, तो उसमें हमको ये अपने चश्मे से नहीं देखना हिंदू मुस्लिम के, अदरवाइज हमको क्या लेना देना मुस्लिम समाज से। लेकिन हमने कहा नहीं, हिंदू हो मुसलमान हो, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्णय किया। उसी के आधार पर आप देखो, आप सीरिया में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी किसके साथ खड़े हुए? हमारा मंदिर का मसला आया अरब के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां खड़े हुए। तो बोहरा समाज की मस्जिद का लोकार्पण का मामला था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहां जाके खड़े हुए। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। ये इस दृष्टिकोण से बाहर आकर के देश के अंदर सभी को अपने अपने धर्म की पूजा पद्धति का अधिकार है। उस पे उनको हमको राजनेताओं को, खासकर राजनीतिक पार्टी को इससे बाज आना चाहिए। ये जो कांग्रेस हमेशा छल करती है, कांग्रेस के और कांग्रेस से जुड़े हुए सारे लोग हमेशा वो करते हैं हिंदू मुस्लिम, और दोष हमको देते हैं। हम क्या करें इसके लिए? 2 कांग्रेस के बड़े नेताओं को तो आपको मुकाबला करना पड़ता है। अब जरा छिंदवाड़ा और राजगढ़ दोनों पे विस्तार से बात करते हैं। छिंदवाड़ा के साथ शुरू करते हैं। आपको लग रहा है कि नकुल नाथ को आप लोग देखिए, अब तो वो जो हुआ है सब कुछ मतपेटियों में चला गया। लेकिन जो मुझे संदेश मिला है वहां से, जो मैं लगातार देख रहा था,
जनता ने ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ लिया था कि 1977 से केवल एक बार पटवारी को छोड़ दो तो लगभग 45 साल तक एक तरफा एक ही व्यक्ति का क्यों सांसद बनना चाहिए, क्यों स्थानीय व्यक्ति सांसद नहीं बनना चाहिए। बच्चे बच्चे के मन से आवाज आ रही थी। पहले 8 बार आप बन जाओगे, फिर आपकी पत्नी बन जाएगी, फिर आपका बेटा बन जाएगा, एक बार बन गया फिर वही बनेगा, फिर उसका बेटा आएगा। तो ये गया जमाना, अब जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर रही। ऐसे तो अब बीजेपी में भी सर भर गए हैं ऐसे लोग जिनमें सांसद है, फिर बेटा भी सांसद बनता है, बेटे का बेटा भी सांसद। मेरा कहना 50 साल का एक उदाहरण बता दो, एक ही व्यक्ति कोई एक परिवार का बन रहा, कोई पूरे देश के इतनी और जो आपने अभी 50 साल के अंदर अभी जो आपने गुना वाले को गले लगाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, उनका आप पूरा देख लीजिए। 1967 में राजमाता जी ने स्वयं कांग्रेस की उस समय प्रचंड बहुमत की सरकार थी, सबके बीच मुद्दों की लड़ाई लेकर के वो सामने आई और उनकी खुददारी थी कि उनने अपनी उस पार्टी को लात मारी जिस पार्टी के आधार पर उनके स्वाभिमान को चोट मिली, और उनने उसके खिलाफ लंबा जीवन निकाला। और हमारी पद के मामले में राजमाता जी इतना ऊंचा कद है उनका कि कोई एक पद नहीं लिया उनने, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे तो उन्होंने ना बोला, लेकिन पार्टी की सेवा की। ऐसे ही लोग तो हमको चाहिए। सिंधिया वंश का तो हमारा इतना गहरा संबंध है जनसंघ के जमाने से, जितना उनने भाजपा के लिए जनसंघ के लिए काम किया इतना कोई कर नहीं सकता। राजगढ़ की सीट पर आते हैं। 33 साल बाद दिग्विजय सिंह अपने किले में जो आप लोगों ने सेंध लगाया था 14 और 19 में, उसको वापस क्लेम करने के लिए वो चुनावी मैदान छोड़ के भागे हैं बहन जी। आप बताइए, वो पिछली बार कहाँ लड़े थे? सबसे ज्यादा हिमायती बनते जिस वर्ग के, उनके वोट सबसे ज्यादा कहाँ है? राजगढ़ में नहीं है, भोपाल में थे। लेकिन जितने लंबे वोट से हारे तो यहाँ से भाग करके गए। और उनने पहली रिएक्शन क्या दी याद करिएगा? उनने पहली रिएक्शन अपनी दी कि मेरी तो इच्छा नहीं थी, पार्टी ने कह दिया। तो हमने तो वहां भाषण में भी कहा कि ये जबरदस्ती के उम्मीदवार है, हमारे उम्मीदवार जबरदस्त है जो अपना खम ठोक कर लगातार वहां काम कर रहे हैं। जबरदस्ती के उम्मीदवार जीतने वाले नहीं। पर गढ़ है ना उनका, उनके परिवार का। अब आप देखिए गढ़ का क्या, गढ़ कोई किसी 14 और 19 में निकला। मेरा ऐसा कहना, आप जिसको एक मुहावरे में बोल सकता हूँ, नाई नाई बाल कितने ठहरे भी सामने आते हैं। आ जाएगी 4 जून, देर कहाँ लग रही है? आप लड़के देखिए ना, यहाँ से वहां तक कहीं उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। पर एक जो ओवरऑल परसेप्शन है, इससे पहले कि राजस्थान है मैक्सिमम सारी की सारी सीट्स 25 एनडीए की झोली में पहले 2 बार से, यहाँ पर 28 आउट ऑफ 29 लगातार। भोपाल ही देख लीजिए, 84 के बाद यहाँ पर कांग्रेस नहीं आ पाई है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। लोगों का ये कहना है कि एक लोगों में फटीग है, बदल जाएगा मामला। रिपीट परफॉर्मेंस इतना कर पाना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल दिख रही है लोगों को, एक्सपर्ट्स को। ये मेरा दिक्कत यही है कि हमारी जो अंदर की मेहनत रहती है उसके लिए कोई नंबर नहीं दे रहे हैं लोग। यही कह रहे थे कि ये सरकार नहीं बन रही हमारी मध्य प्रदेश सरकार की। आप ही जानकारी बताइए, जब आपने आंकड़े दिए तो लोग चौंक गए, अरे कैसे हो गया? ये जो तथाकथित कुछ लोग कक्ष में बैठ करके बात करने वाले रहते हैं, उनकी अपने आकलन है। जनता तो दिलो जान से भाजपा के साथ है, जनता मोदी जी के साथ है, जनता भाजपा पे अगाध श्रद्धा करती है। 400 पार कहना व्यवहारिक है? 400 पार, हाँ, क्या बुरा है उसमें? क्या बुरा? वो कहे ना 500 मतलब आप रिपीट करेंगे राजस्थान, गुजरात। अच्छा, आप मेरे को उल्टा बताओ। आप उनका दम हो तो बोले ना कि हम 29 जीतेंगे। वो क्यों कहते 12 जीतेंगे? कांग्रेस में क्यों दम नहीं है? वो क्यों नहीं कह रहे 500 जीतेंगे? हम तो खुला मैदान दे रहे हैं। हमने कहा कि 300 पार जाएंगे, 300 पार गए। हमने कहा पूरी मेजोरिटी सरकार बनाएंगे, 2014 में मेजोरिटी सरकार बनाई। अब की बार 400 पार की बात कर रहे तो कर रहे, कहना भी चाहिए। लेकिन वो क्यों नहीं कह पा रहे? आप उनसे पूछो ना। हमारी बात को आप उल्टा ले रहे हो, बड़ा आश्चर्य की बात है। हम अपने जैसे कोई बच्चा पूरे साल पढ़ाई कर रहा है और वो कह रहा मेरा ये डिस्टिंक्शन आएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस है ना, उसमें मजाक थोड़ी है। आप कहो ना हम भी निकालेंगे, आप मेरिट बनाओ, हमको क्या मना है? वो बना नहीं पा रहे, उनको दम नहीं उनमें। वो किसी राहुल गांधी से पूछिए ना, 400 पार की बात कर ले एक बार। 400 कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं न्याय पत्र है आपके संकल्प पत्र के मुकाबले। हम तो ये कह रहे हैं नौकरियों पर हम बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर। उन्होंने जो बात कही उस बात का तो मजाक उनने खुद ने बनाया। जिनकी खुद की 10 साल तक मम्मी ने यूपीए सरकार चलवाई मनमोहन सिंह जी के माध्यम से, गरीबी दूर नहीं कर पाए। जिनके पापा 5 साल सरकार चलाए, गरीबी दूर नहीं कर पाए। जिनकी दादी सरकार 17 साल चलाई, वो गरीबी दूर नहीं कर। जिनके परनाना सरकार चला पाए, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। उससे बड़ा मजाक क्या? 55 साल जो सरकार चला पाए वो गरीबी दूर नहीं कर पा रहा कि मैं एक झटके में गरीबी दूर कर दूंगा। ये उसी प्रकार से झूठ बोल रहे जैसे उन्होंने 2018 में बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर अगर सारे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 13 महीने तक सरकार चली उनकी, एक ही मुख्यमंत्री थे, किसका कर्जा माफ हुआ?
तो वो उनका झूठ का पूरा मशीन है राहुल गांधी जी। और झूठ तो ज्यादा, उनको बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं क्या बोलूंगा, उनकी थोड़ी अभी समझ डेवलप होने में टाइम लगेगा, और मूल रूप से उनका पिंड मेरे को नहीं लगता कि वो इस राजनीति की लायक है।